ये वीडियो रिटायरमेंट प्लानिंग के सीरीज का एक पार्ट है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ दैट सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। हेलो एवरीवन, आई एम अंतरा देव। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हमें रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट करना होगा। अगर आज आपका एक्सपेंस 50,000 है हर महीने का, तो 20 साल के बाद आपका कितना एक्सपेंस आएगा और उसके हिसाब से आपको कितने पैसे जमा करने चाहिए अपने 60 से 80 की लाइफ को बहुत आसानी से जीने के लिए। अगर आपको लमसम अमाउंट मिलने वाला है अपने रिटायरमेंट पे, तो आपको शायद ये प्लानिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप नॉलेज ज़रूर ले लीजिए। हो सकता है आपके लिए ये प्लानिंग आपके वेकेशन प्लानिंग के लिए, आपके बच्चों के मैरिज के प्लानिंग के लिए, या बच्चों को क्या गिफ्ट करना है उसकी प्लानिंग के लिए आपको हेल्प कर जाए। सो हम अपना कॉर्पस कैसे एक्यूमुलेट करेंगे? एक्चुअली ये काफ़ी आसान है, प्रोवाइडेड आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल हो। तो चलिए हम इसे एक्सेल में देखकर समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो में माना था कि आपकी एज 40 है, आप 60 की एज पे रिटायर होंगे और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 है। दैट मीन्स आपके पास 20 साल सेव करने के लिए है और 20 साल आप उसे स्पेंड कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अगर आप सिर्फ अपना मंथली इन्वेस्टमेंट FD में इन्वेस्ट करें, दैट मीन्स मंथली आप 20,000 रुपीज़ अगर FD में इन्वेस्ट करें, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 7% होगा, मैं FD के रिटर्न से, करंट FD के रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ, मान लेते हैं आपको रिटर्न 7% आता है। दैट मीन्स आपने 48 लाख रुपीज़ जमा किया 20 साल के अंतर्गत, और ये 48 लाख रुपीज़ आपके 1 करोड़ रुपीज़ बन गए। दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया FD एंड म्यूचुअल फंड दोनों के कॉम्बिनेशन में, आपने 20,000 का ही इन्वेस्टमेंट किया, इसमें आप रिटर्न मान लीजिए कि आपको 11% का रिटर्न मिला। दोनों का कॉम्बिनेशन करके म्यूचुअल फंड में आप मान लीजिए कि आपको 14% का रिटर्न मिला और यहाँ पे आपको 7% का, लगभग 11% का आपको रिटर्न मिला। दैट मीन्स आपने 48 लाख रुपीज़ टोटल लगाए 20 साल में, और ये 48 लाख रुपीज़ आपके बन गए 2.25 करोड़। अब यही चीज़ आप मान लीजिए कि आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हर महीने, लेकिन आपने सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। दैट मीन्स आपको रिटर्न मिला कुछ 14% का। अगेन आपने 48 लाख का ही किया, यहाँ पे भी 48 लाख का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी 20,000, 20,000, 20,000, लेकिन यहाँ पे 14% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न बन रहा है 2,63 लाख। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे तीनों में ही 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 7% है। 7% पे यहाँ पे आपको 1 करोड़ मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2.25 करोड़ मिल रहा है और यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ मिल रहा है। अगर आप पिछले वीडियो का याद रखेंगे तो हमने निकाला था कि 50,000 का अगर आपका एक्सपेंस है मंथली, वो 50,000 बढ़कर आपका 20 साल के बाद 1,32,000 का एक्सपेंस हो जाएगा। और उसका अगर आप 70% भी आपको लगता है कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपके बच्चे का एजुकेशन हो चुका होगा या शादी हो चुकी होगी, तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होंगे, बच्चों के एक्सपेंसेस नहीं होंगे, वो अर्न कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको 92,800 का तब भी आपका एक्सपेंस आएगा। यहाँ पे आपको, अगर आपका यही एक्सपेंस होता है और ये एक्सपेंस 60 की एज से स्टार्ट होता है और हर महीने हर साल ये इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो आपको कॉर्पस का रिक्वायरमेंट होगा 1 करोड़ 56 लाख का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने निकाला कि आपका कॉर्पस सिर्फ 1 करोड़ बन पाएगा अगर आप सिर्फ FD पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड एंड FD के कॉम्बिनेशन पे करते हैं तो आपका यहाँ पे रिटर्न 2.25 करोड़ का बन जाएगा। दैट मीन्स आपके कॉर्पस के रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा और ज़्यादा। अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस 2,63 लाख का बनेगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा आपके रिक्वायरमेंट से। आप इस मनी के थ्रू आप अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप उनके लिए बाद में आपके लाइफ के एंड पे कुछ छोड़कर जा सकते हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा छोड़कर जा सकते हैं अगर इस मेथड के हिसाब से देखें तो। अब मान लेते हैं कि आप 50,000 की SIP करना चाहते हैं। आप करेंटली 2 लाख 3 लाख की आपकी पर मंथ की इनकम है, सो आप 50,000 की SIP करना चाहते हैं। आप ये सेम चीज़ अगर 7% पे करते हैं, अगेन आपने 1 करोड़ 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन ये चीज़ आपका बनता है 2 करोड़ 61 लाख। ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ देख लीजिए 50,000 20,000,
14% का रिटर्न, यहाँ पे 7% का रिटर्न, यहाँ पे ये सेम चीज़ ऑलमोस्ट आपका कॉर्पस सिमिलर ही बनता है। एक में 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक में 20,000 का, बस यहाँ पे रिटर्न का डिफरेंस है। एक में 14% का रिटर्न है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको 14% मिल सकता है, एक में सिर्फ 7% का रिटर्न है। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे 50,000 का इन्वेस्टमेंट पर मंथ 11% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, अगेन आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ 20 लाख का, लेकिन ये बाद में आपका बन गया 4 करोड़ 36 लाख। दैट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का किया था, लेकिन ये 4 करोड़ 36 लाख बन गए हैं। आई नो ये फिगर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको शायद समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो। आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार ध्यान से देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके इसे समझ लीजिए, बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने कॉर्पस तो एक्यूमुलेट कर लिया, लेकिन हम इस कॉर्पस के साथ क्या करेंगे 60 की एज पे? क्या हम ये पूरे कॉर्पस को सेल कर देंगे और फिर उसको अपने बैंक में एफडी में डालकर रखेंगे, या फिर हम इस कॉर्पस को वहीं रहने देंगे और इसको धीरे धीरे करके निकालेंगे? सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज करें, जिसके थ्रू आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पेंशन जैसा ही वर्क करेगा। सो यहाँ पे आप कैसे इसको विड्रॉ करेंगे? हमने यहाँ पे निकाला था पिछले वीडियो में कि आपका एक्सपेंस आएगा 92,000 का। सो मैं वही एस्टिमेट के साथ आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 92,000। दैट मीन्स आपको मंथली विड्रॉल आप 92,000 का करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन तो रहेगा हमेशा, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे मैं 5% अज्यूम कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि मंथली विड्रॉल एट द लास्ट मंथ ऑफ योर लाइफ, मतलब 80 की एज पे आपका मंथली विड्रॉल कितना होगा? क्योंकि 60 की एज पे आपका 92,000 का खर्चा होगा, लेकिन वो 92,000 का खर्चा धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ कर 2,49,000 का बन जाएगा। सो यहाँ पे जब आप 80 के हो जाएंगे, या बीच में हो सकता है वो चीज़ 1 लाख का हो जाए, आपका खर्चा बढ़ के 2 लाख का हो जाए, फिर 2 लाख से और बढ़ के वो 2,49,000 का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या अज्यूम करें कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है कॉर्पस से? मान लीजिए आपने एफडी पे ही रखा, आपने एफडी पे लगाया था पैसा, आप उसको अभी भी एफडी पे ही रख रहे हैं, 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, डिस्काउंट रेट 1.9% आ रहा है। दैट मीन्स हम इन्फ्लेशन और एफडी के रिटर्न दोनों को ध्यान में रख रहे हैं। एक तरफ आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता जा रहा है, आपका खर्चा इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ आपने जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया था 1 करोड़ 4 लाख का, वो आपका 7% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। आपका खर्चा बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है 7% के हिसाब से। ये दोनों को ध्यान में रख के ये 1.9% आपका डिस्काउंट रेट आता है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है। सो अगर हम ये मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, 7% का फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो एंड में आप देखिए कि ये माइनस में फिगर आ रहा है। माइनस में फिगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पैसे हो सकता है 70 में ही ख़त्म हो जाए। सो ये मेथड आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये पैसे आपके एक्चुअल लाइफ में ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसे ख़त्म होने के पहले ही आप अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। आप उसके पहले ही सोचेंगे कि मैं कहाँ से पैसे और बचा लूँ, या फिर आप अपने खर्चों में पाबंदी लगा देंगे, या आप अपनी लाइफ उतने शौक के साथ नहीं जी पाएंगे। सो हम ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। सो अब हम मान लेते हैं कि हमने एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट किया, और रिटर्न भी जो हमारा कॉर्पस है उसको भी वापस से एफडी और म्यूचुअल फंड्स दोनों में डाला। सो अगेन हमारा 92,000 का पर मंथ का एक्सपेंस था, 5% का इन्फ्लेशन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो अगेन हमारा वैल्यू 80 की उम्र में हमें 2,50,000 के आसपास का पर मंथ का खर्चा आएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हैं अजम्पशन में, लेकिन अभी मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि हमारा खर्चा इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। अगर ये कॉर्पस हमारा 9% के हिसाब से बढ़ता है, यहाँ पे मैंने 11% लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद उतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, आप कम रिस्क लेंगे और आपका रिटर्न एफडी से ज़्यादा होगा, आपका थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में होगा, पूरा नहीं होगा, और आपको 9% का रिटर्न मिलेगा। दैट मीन्स आप हर महीने इससे 92,000 और इन्फ्लेशन के साथ साथ वो बढ़ता हुआ अमाउंट, मतलब फर्स्ट ईयर शायद आप 92,000 निकालेंगे, सेकेंड ईयर आप 1 लाख निकालेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर आप 63 के एज पे
आप उसमें से 1,20,000 निकालेंगे। आप 64 की एज में आप 1,40,000 का पर मंथ का निकालेंगे। ऐसे करते हुए बढ़ता हुआ आप 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। जब आप ये करेंगे तो एंड में आपके पास 42 लाख का अमाउंट फिर भी बच जाएगा। मतलब आपने रिटायरमेंट में जमा किया था 2.25 करोड़, ये 2.25 करोड़ में से आपकी लाइफ में आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आपके लाइफ भर आप एक्सपेंसेस करते रहेंगे उसी फंड के थ्रू, बट वो फंड और ग्रो होता रहेगा और एंड में आपको 50 लाख का एंड कॉर्पस छोड़कर जाएगा। ये कॉर्पस आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर ये कॉर्पस आप समझ लीजिए कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखा रहेगा ऑल थ्रू आउट 60 to 80 का एज। अब अगर आप मान लीजिए कि आप अगेन आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 14%, मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड पे 20,000 की SIP लगाई थी, FD पे नहीं किया था, सिर्फ म्यूचुअल फंड पे किया था। आपका यहाँ पे कॉर्पस बना था 2.5 करोड़। अगर यहाँ पे आपका 92,000 का ही खर्चा होता है, 5% का ही इन्फ्लेशन होता है और यहाँ पे अगेन मैं 9% ही अज्यूम करी हूँ, इवन दो यहाँ पे आपने 14% पे इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे मैं आपका सिर्फ 9% का इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद कम रिस्क लेंगे। ये मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, ये वैल्यू 9% है, ये वैल्यू 14% है। मतलब आप रिटायरमेंट के बाद 14% वाले रिटर्न वाले फंड पे नहीं लगाएंगे पैसे, आप सिर्फ 9% रिटर्न वाले फंड पे ही लगाएंगे। और ऐसा करने से आपने हर महीने 92,000 60 की एज पे निकाला, फिर उसके बाद के साल पे आपने 1,20,000 हर महीने आप निकालते गए अपने खर्चे के हिसाब से इस फंड से। फिर भी आखिर में आपके पास 2,31 लाख का कॉर्पस बचेगा। अगेन ये आप अपने मेडिकल इमरजेंसी, आपको घर खरीदना है, बीच में आपको अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है, ये सभी चीज़ के लिए ये पैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने 50,000 का SIP किया था और क्योंकि आपने 50,000 का SIP किया था दैट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा थी, आपकी एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं आपकी एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, जो हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट की थी। ये 1 लाख आपका अभी का खर्चा है, बाद में यही खर्चा बढ़कर 1,85,000 का पर मंथ का खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1,85,000 का खर्चा। अगेन ये खर्चा भी आपका बढ़ता जाएगा एज के साथ साथ, आपके इन्फ्लेशन की वजह से, आपके लाइफस्टाइल के इम्प्रूव होने की वजह से। सो ये 80 की एज पे आपका खर्चा कुछ 5 लाख पर मंथ हो जाएगा। देखिए ये फिगर्स आई अंडरस्टैंड कि आपको अभी देखने में लग रहा है कि 5 लाख कैसे हो जाएगा, बट अगर आप प्याज की कीमत याद करें या कोई भी कमोडिटी की कीमत याद करें या लैंड की कीमत याद करें तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले कितने सस्ते में मिलता था यही चीज़, बट आज वही चीज़ कितने वैल्यूएबल हो गया है और कितना उसका वैल्यू बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज देयर, इन्फ्लेशन कभी कहीं जाने नहीं वाला, इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, तो आपका खर्चा भी बढ़ता ही जाएगा। तो इसे आपको हमेशा फैक्टर इन करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जब मैं ये वीडियो बनाने वाली थी उसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे। मैंने देखा कि हर कोई इन्वेस्टमेंट बता तो रहा है लेकिन इतनी बारीकी से नहीं बता रहा, साथ ही साथ वो लोग ये फैक्टर को ध्यान में नहीं रख रहे, वो लोग ये नहीं ध्यान दे रहे कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। ये चीज़ को वो लोग इग्नोर कर दे रहे हैं बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर उन्होंने उतना सोचा नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानर दे रही हूँ और सोच कर ही आपको ये सारे कैलकुलेशन समझा रही हूँ, आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आपके इन्फ्लेशन की वजह से आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा और उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको कितना प्लानिंग करने की ज़रूरत है। सो अगेन यहाँ पे आपका 1,85,000 का अगर अभी खर्चा है, 5% इन्फ्लेशन है, ये 7% पे बढ़ता है, मतलब आप सिर्फ FD पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन ये माइनस में फिगर आ रहा है, माइनस में फिगर आ रहा है, दैट मीन्स आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे तो आपको शायद 70 की एज पे ही समझ आ जाएगा कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता, मैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेंटेन कर सकता, तो आप पैसे बचाना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर आप यही सेम चीज़ 1,85,000 का खर्चा आपका होता है और अगर आप इसी चीज़ को 9% में इन्वेस्ट करते हैं, आपने पहले भी 11% में इन्वेस्ट किया था और अब अपने कॉर्पस को 9% में इन्वेस्टेड रखते हैं,
तो ये एंड में आपके पास 2 करोड़ 68 लाख 80 की एज पे आपके पास 2 करोड़ 68 लाख तब बच जाएंगे, जो कि आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ आया। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस वीडियो को पॉज करके वापस समझ लीजिए, या फिर मेरे वेबसाइट से ये सेम पूरा एक्सेल शीट डाउनलोड करिए और अपने फिगर्स डालकर देखिए। आप देखिए कि आपको कितने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ तो मैंने अजम्पशन लिया है बट हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आप अपने फिगर्स डालकर देखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इतना रिटर्न कैसे मिलेगा, क्या आपको इतना रिटर्न कंसिस्टेंटली मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो मैं आपको कुछ फंड्स के रिटर्न दिखाना चाहती हूँ, जिसे देखकर आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको ये रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। सो ये है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका आप रिटर्न देखिए। ये कंपनी, ये फंड 25 मई 2005 से स्टार्ट हुआ है एंड अब तक इसने 17.61% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप इसका लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखें तो आपको 15.13% का एवरेज रिटर्न मिला होता। हो सकता है आपको किसी साल सिर्फ 5% का रिटर्न मिला होता, किसी साल आपको 20% का, किसी साल 25% का और किसी साल 0% का। लेकिन अगर आप इसमें 10 साल के लिए इन्वेस्टेड होते या 20 साल के लिए इन्वेस्टेड होते तो आपको 15% या 17% का एवरेज रिटर्न मिल पाता। अगर आपने इस पे सिर्फ 1000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती, मतलब आप अगर 1000 सिर्फ हर महीने लगा रहे होते इस फंड पे और पिछले 10 साल से लगा रहे होते, तो आपने अब तक टोटल 1,20,000 रुपए लगा दिए होते और वो 1,20,000 बढ़कर 2,80,000 के आसपास का फिगर बन गया होता। एक और फंड है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक टैक्स सेविंग फंड है। ये फंड 1999 में स्टार्ट हुआ था। अब तक का इसने एवरेज रिटर्न 19.74% का दिया हुआ है। पिछले 10 साल का इसका एवरेज रिटर्न 13.95% का है। एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो कम हुआ है, 19% की जगह अभी ये 13.95% हुआ है। 19% 20 इयर्स का एवरेज है, बट 13% आपके 10 साल का एवरेज है। ये रिटर्न जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होते जाती है वैसे वैसे रिटर्न कम होता जाता है। अगर आप देखेंगे तो पहले FD में भी 10%, 12%, 14% का रिटर्न मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे FD पे 5, 6, 7% का ही रिटर्न मिलता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होते जाती है रिटर्न कम होते जाता है, बट इसको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉसिबल ज़रूर है। हमने ऐसे भी एस्टिमेट, हमारा जब हमने कैलकुलेशन किया है तो हमने 11% या 9% का एस्टिमेट लिया है और आपको दिख रहा होगा कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। एक और फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। मैं स्पेसिफिकली पिछले 20 साल पुराने फंड्स ही आपको दिखा रही हूँ सो दैट आपको समझ आए कि 20 साल के पीरियड में ये चीज़ पॉसिबल है। फंड्स तो बहुत सारे हैं, इससे ज़्यादा अच्छे फंड्स अवेलेबल है अभी मार्केट में, और ये फंड्स पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी मैं अभी फंड्स दिखा रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इनका पीरियड बहुत लंबा है, ये बहुत पुराने फंड्स हैं। तो आपको इसमें क्लियर दिख पाएगा कि 20 साल में कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता था अगर आप 20 इयर्स पहले इन्वेस्ट कर रहे होते तो। लेकिन आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली किस फंड में इन्वेस्ट करना है। अभी इसे एग्जाम्पल पर्पस के लिए देखिए। सो अगर आपने इस फंड में लगाया होता, ये फंड 1993 में स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स ये फंड 20 साल से भी ज़्यादा पुराना फंड है। अगर आपने इसमें लगाया होता तो आपका 19.44% का एवरेज रिटर्न आया होता। अगेन फर्स्ट ईयर हो सकता है आपको 20% का आया होता, सेकेंड ईयर हो सकता है आपको 5% का रिटर्न आया होता, थर्ड ईयर हो सकता है आपको 25% का रिटर्न आया होता। रिटर्न म्यूचुअल फंड में हर ईयर सिमिलर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग पीरियड में एवरेज रिटर्न आपको इस फंड में 19% का मिल जाता, या पिछले 10 साल में आपको 17% का एवरेज रिटर्न मिलता। एक और फंड है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, ये फंड न्यू है, लेकिन ये HDFC ने स्पेशली रिटायरमेंट के हिसाब से ही लॉन्च किया है। इसका अगर आप रिटर्न देखें तो इसने रिटर्न दिया है 18% का 5 ईयर का एवरेज है इसका। पिछले 5 साल में इसने 18% का रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बेंचमार्क ने 15% का रिटर्न दिया, इसने 18% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। मुझे याद है मैं एक बार क्लाइंट से मिली थी अपने एक,
और उन्हें मैंने अपने सारे ब्राउचर्स दिखाए, उन्हें दिखाया कि ये फंड में इतना रिटर्न दिया हुआ है पिछले 20 सालों में, इस फंड में 5 साल में इतना रिटर्न बना है। सब कुछ देखने के बाद उन्हें सब कुछ अच्छा भी लगा, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सच में मिलता है क्या, कि ये सिर्फ दिखाने के लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 20% रिटर्न, 15% रिटर्न, 12% रिटर्न ये कंपनीज दे रही है। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ बिजनेस में ही, वो खुद के बिजनेस में ही पैसे लगाकर इतने परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये फंड्स के थ्रू डेफिनेटली आपको इतने रिटर्न्स मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सभी म्यूचुअल फंड्स सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी म्यूचुअल फंड्स पे लागू करती है। इनफैक्ट सेबी के नए लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रूल बनाया है कि हर म्यूचुअल फंड के टॉप ऑफिशियल्स को या उनके फंड मैनेजर्स को अपनी सैलरी का 1/5 पोर्शन अपने ही म्यूचुअल फंड पे लगाना होगा। दैट मीन्स वो मैनेजर के खुद के पैसे उसके म्यूचुअल फंड में लगे होंगे, तो वो और डेडिकेटेड होकर काम करेंगे, वो और कोशिश करेंगे कि वो फंड बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सके। बट याद रखिए कि आपको ये सभी म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाना है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस म्यूचुअल फंड पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये फंड्स ख़राब हैं, ये फंड्स भी अच्छे हैं, बट इससे बेहतर फंड क्या हो सकते हैं या और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूं, देन आप मेरे वेबसाइट में जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। विल कॉल यू बैक इन 48 आवर्स। आज जो हमने एक्सेल फाइल यूज़ किया है वो मैंने अपने वेबसाइट में भी डाला है, सो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसमें फिगर्स डालकर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की डेट पे फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में कोई भी पेंशन का स्कीम नहीं है, सो आपको अपने लिए खुद से प्लानिंग करनी होगी। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा। आपके फ्रेंड्स को हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज कुछ भी ना पता हो, बट ये वीडियो देखकर, ये पूरा सीरीज़ देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा और वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगेंगे। फ्रेंड्स के अलावा आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिए, बिकॉज हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, हमें बाकी सब की भी ज़रूरत है। बाकी सब भी हमारे साथ आगे बढ़ने चाहिए, तभी हम एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने पूरी फैमिली में, अपने पूरी सोसाइटी में मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए।